आपने अपनी बहुत सारी जर्नी के दौरान, ट्रैवल के दौरान सड़कों के किनारे लगे हुए साइन बोर्ड्स पर ध्यान से देखा होगा, जहां स्पीड लिमिट्स लिखी होती है। साथ में ये भी बताया जाता है कि आगे सर्कुलर टर्न है या शार्प टर्न है और उसके हिसाब से व्हीकल को फॉलो कराना है। अगर इन स्पीड लिमिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, रोड सेफ्टी को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपने ये भी सुना होगा और कई बार देखा भी होगा कि व्हीकल्स स्किड कर जाती है, स्लिप कर जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेलकम टू फिजिक्स अबाउट, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन और इस लेक्चर में मेनली देखेंगे टर्निंग्स ऑफ द रोड एंड बैंकिंग ऑफ द रोड। लेट्स स्टार्ट नाउ। सर्कुलर टर्निंग and banking of the road। तो अगर सर्कुलर टर्निंग और बैंकिंग ऑफ द रोड पर ख़ास ख्याल दे दिया जाए तो बहुत सारे जो मिस हैपनिंग्स या एक्सीडेंट होते हैं वो होने से रोका जा सकता है। आइए इसको देखते हैं। आपने अक्सर ट्रैवल करते हुए सड़कों में कुछ इस तरह का मुड़ाव तो ज़रूर देखा होगा और वहाँ पर लगे हुए साइन बोर्ड्स को भी आपने ध्यान से देखा होगा। साइन बोर्ड्स लगे होते हैं और वहाँ स्पीड लिमिट्स भी लिखी होती है और लिखा रहता है शार्प टर्न 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से जैसा जहाँ पर टर्निंग होती है वैसा वहाँ पर ये किया जाता है कि वो स्पीड लिमिट बता दी जाती है। अगर रोड बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, तो वहाँ पर क्या किया जाता है फॉर हॉरिजेंटल रोड, और जहाँ पर फ्रिक्शन को मेन रोल के तौर पर देखा जाता है फॉर हॉरिजेंटल टर्निंग। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये बिल्कुल सर्कुलर ट्रैक है और ये कार उस पर चल रही है। तो कार की वेलोसिटी इधर और ये रहा उसका सर्कुलर टर्न का रेडियस। तो कार को इस सर्कुलर टर्न पर मेंटेन रखने के लिए क्या है, यहाँ पर सर्कुलर एक्सेलरेशन एक काम करेगा, उसके कारण वो सर्कुलर एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण इधर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितने के बराबर है, mv²/r, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द गिवन कार। अगर टायर्स और सड़क के बीच में, रोड के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस कार को सर्कुलर ट्रैक पर रखने के लिए मजबूर करेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट रिक्वायर्ड फोर्स which help the car to maintain in the circular track. Therefore, this friction is equal to that centripetal force which keeps the car on the circular track. दूसरा, आप देख लीजिए ये कार एक फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, भले ही ये टर्न है लेकिन ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है। तो अगर ये कार है तो कार पर ये सरफेस के कारण, सड़क के सरफेस के कारण एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और दूसरा वेट, कितना हो गया ये, दैट इज N इज इक्वल टू mg। ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है जो मेंटेन कर रहा है कार को
उस सर्कुलर ट्रैक पर रहने के लिए। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो ये पीछे की तरफ लग जाता है ऐसे, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है कार, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन उसे स्लिप या स्किड करने से बचा रहा है। देयरफॉर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, और एन कितने के बराबर है? mg के, तो म्यू एस इंटू एम जी। देयरफॉर आपको एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये मिल गया, और दूसरा जो कार को सर्कुलर ट्रैक पर सर्कुलर मोशन में मेंटेन रख रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ से मिलता है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। एम से कैंसिल आउट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी इंटू आर, एंड वी इज इक्वल टू हाउ मच? रूट ओवर म्यू एस जी आर। लेकिन एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग या इतना भरोसेमंद होगा कि वो कार को स्किड करने, फिसल कर बाहर जाने या सड़क से अंदर की तरफ आने से रोक लेगा? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन इतना भरोसेमंद नहीं होता है, या उसकी लिमिट क्या ऑलवेज इतनी होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या इसकी लिमिट जो है वो ऑलवेज इससे कम होगी। ठीक है, ये उसकी लास्ट लिमिट है, यानी इस हद तक ये आसानी से इसको सपोर्ट कर सकती है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज लेस देन म्यू एस एम जी। ये लिमिटिंग केस है, ठीक है, कि इससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन सर्कुलर टर्निंग में। देयरफॉर एम से एम कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर मैनेज कर लीजिए इज लेस देन हाउ मच? म्यू एस जी आर। अगर इसको फिर से लिखें अरेंज करके, तो v कितना होगा? लेस देन म्यू एस जी आर। सो R आपको मालूम होता है सर्कुलर टर्निंग का, G आपको मालूम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करके आसानी से निकाला जा सकता है, और उसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी तय हो जाती है। और एक बार तय हो गई तो वहाँ साइन बोर्ड बनाकर लिख दिया जाता है इंजीनियर्स के थ्रू या एक्सपर्ट के थ्रू कि कितनी आपकी व्हीकल की स्पीड लिमिट होनी चाहिए। इज़ दैट ओके? अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अगर इसे मेंटेन करके लिखें अरेंज करके, तो म्यू एस इज़ ग्रेटर देन वी स्क्वायर अपॉन जी आर। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से उसके कोफिशिएंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके लिए क्या है? वेलोसिटी का होना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होना ज़रूरी है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक का होना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया कि जब रोड बिल्कुल हॉरिजेंटल हो एंड फ्रिक्शन प्लेज द रोल। क्या है? फ्रिक्शन प्लेज द रोल। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता है सर्कुलर टर्निंग पे। तो अगर फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं? बैंकिंग करते हैं। आइए देखते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड। मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये बाहर वाला पोर्शन अंदर वाले के पोर्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा रेज्ड है ये, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये कोई ऑब्जेक्ट या कार या व्हीकल उस पर चल रहा है, तो ये एंगल थीटा और ये जो व्हीकल है वो यहाँ पे है मास m का।
तो ये देखिए उसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विद द सरफेस। क्यों, ये देखिए ऐसा थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ रहता है, ये ऐसे, ठीक है, हल्का सा बाहर की तरफ उठ जाता है। तो ऐसा आपने रेलवे ट्रैक में भी देखा होगा, जहां वो टर्न कर रही होती है, एक साइड का पोर्शन टर्निंग के तरफ हल्का सा उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये हल्का सा उठ गया, और ये mg दिए हुए मास का जो वेट है। अब आपको ये देखना है कि ये टर्न करेगा, तो आखिर टर्न जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर तो है, तो सेंटर है तो इस पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो उसके सर्कुलर टर्निंग को, उस व्हीकल के सर्कुलर टर्निंग को या मोशन को मेंटेन रखता होगा। तो वो आएगा नॉर्मल के कंपोनेंट्स से। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर हो गया, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो एक कंपोनेंट ये इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये, तो ये कितना हो गया, ये फिर से थीटा हो गया, तो ये n cos थीटा और ये कितना n sin थीटा। देख लीजिए यही कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर एक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो कार या व्हीकल उस सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन है। देयरफॉर ये n sin थीटा कितने के बराबर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यही काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, इफ r इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक, और दूसरा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इज दैट ओके? नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया है, बैंकिंग कर दिया है, बाहर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया है। अगर डिवाइड कर लें तो n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r डिवाइडेड बाई mg। m से m कैंसिल, देयरफॉर दिस इज v² डिवाइडेड बाई rg। यहाँ n से n कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। ओके, देयरफॉर v² इज इक्वल टू rg tan थीटा एंड v इज इक्वल टू रूट ओवर rg tan थीटा। एक बार जब भी आप रोड का कंस्ट्रक्शन देखते होंगे, रोड के कंस्ट्रक्शन के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर ये बाहर वाला रोड उठाया गया है। तो एंगल आपको मालूम है, G मालूम है और R भी मालूम है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप वैल्यू डाल देंगे तो V आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, नोइंग थीटा पहले से मालूम है, G तो कांस्टेंट है, एंड R रेडियस कितनी है ये भी आपको मालूम है। तो ये तीनों चीज़ निकाल कर वेलोसिटी निकाल लेते हैं और वहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड आप लगा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हीकल की स्पीड इसके आसपास मेंटेन रख पाना मुश्किल हो जाता है। अगर व्हीकल की स्पीड इस दिए हुए वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन रूट अंडर g और tan थीटा, तो क्या होगा, ये स्किड करके बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये जो आपका दिया हुआ व्हीकल है। अगर इस लिमिट से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सड़क को छोड़ के स्लिप करके अंदर की तरफ चला आएगा। तो ऐसी हालत में एक और काम किया जा सकता है कि टर्निंग में बैंकिंग के साथ साथ फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया जा सकता है। आइए देखते हैं उस केस को। बैंकिंग एज वेल एज फ्रिक्शन इन द सर्कुलर टर्निंग, यानी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आप काम कर रहे हैं। ये रहा आपका सर्कुलर ट्रैक,
ये इनर पोर्शन, ये सेंटर और ये आउटर पोर्शन। अगर ये हॉरिजेंटल पोर्शन बिल्कुल सीधा सीधा और ये उसके साथ एक एंगल बनाकर आउटर पोर्शन थीटा से रेज्ड अप है, और फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। इसी पोर्शन को जब बाहर की तरफ निकाल के दिखाएंगे तो ये रहा कोई भी व्हीकल और उसका कांटेक्ट फोर्स ये N, ये थीटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, और इसका निकाल लें हम इस नॉर्मल का कंपोनेंट। अभी जस्ट निकाल के दिखाए थे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और एक कंपोनेंट ये ऊपर की तरफ, ये फिर से थीटा, कितना हो गया ये n cos थीटा, और ये कितना हो गया n sin थीटा। लेकिन मैंने कहा यहाँ फ्रिक्शन भी कंसीडर्ड है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टैटिक है, रुका हुआ है, यानी व्हीकल रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट, उसी व्हीकल को कहते हैं ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट में हो तो नेचुरली क्या होगा कि एक चांस बन रहा है कि वो अंदर की तरफ ऐसे स्लाइड करके आ जाए, क्योंकि बाहर तो जाएगा नहीं चूंकि रुका हुआ है। तो इसका मतलब है उस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है, आउटर पोर्शन की तरफ लग रहा है। देयरफॉर इसका भी तो कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये थीटा, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा, और उस हिसाब से ये कितना हो गया f cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा f sin थीटा। क्लियर है? अब आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट को देखिए अलोंग x डायरेक्शन। मैंने जानबूझ के ये लिया है क्योंकि सेंटर इधर ही है। तो ये कितना हो जाएगा अलोंग x डायरेक्शन, ये x, ये y, अलोंग x एक्सिस। देखिए n sin थीटा माइनस, अभी चूंकि मैंने माना हुआ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रुका हुआ है, देयरफॉर रुका हुआ है तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, n sin थीटा, और जस्ट अपोजिट अभी क्या लिखा है आपने f cos थीटा माइनस f cos थीटा, इक्विलिब्रियम का केस। देयरफॉर ये कितना हो गया n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पोर्शन ले लें y के डायरेक्शन का, ठीक है, कितना हो जाएगा n cos थीटा प्लस ये देखिए अप साइड f sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच mg। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है दोनों मिलाकर। ये कब का केस है, रेस्ट का केस है तब। लेकिन अगर मूव करने लगे, दूसरा हम ले लेते हैं यहीं पे कि अगर मूव करने लगे, इफ ऑब्जेक्ट और व्हीकल मूव्स विथ वेलोसिटी, या उसको क्या बोलते थे आप, लीनियर स्पीड, ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं विथ वेलोसिटी v। तो उस केस में ये कितने के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ये है ना आपका सेंटर, ये देख लीजिए, कंफ्यूज मत रहिएगा कि अरे ऐसे नहीं, ये सामने सामने लग रहा है, ये सेंटर एक्सिस उसकी तरफ से जा रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा n sin थीटा माइनस f cos थीटा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, उसी के सामने सामने देखिए ये वही है, ठीक है। तो f cos थीटा इज इक्वल टू mv, और वो रेडियस जो आपने मान लिया है वो r, तो कितना हो गया n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब आप एक चीज़ तो कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे, क्या नॉर्मल इंक्रीज करेगा, एंगल छोड़ दीजिए, अभी नॉर्मल इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज करना होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो है नहीं। तो अगर ये इंक्रीज करता है तो इसको डिक्रीज करना चाहिए, क्लियर है, चूँकि वहाँ पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर ये इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा कि इसको बहुत तेज़ी से डिक्रीज अगर ये करता है तो ये निगेटिव वैल्यू में आ जाएगा, ओके। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, यहाँ क्या है n cos थीटा प्लस f sin थीटा, हम किसकी बात कर रहे हैं n और f की। इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं,
अब ज़रा कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को। रेस्ट में था तो ये 0 है, अगर मूव करने लगा तो ये mv² अपॉन r के बराबर है, देन लेकिन लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है। लेकिन मूव कर रहा है तब भी ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रेस्ट में हो चाहे मूव कर रहा हो, दोनों हालत में सेम है। लिख कर देख लीजिए, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये चेंज नहीं कर रहा है, हम ऊपर में लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। n cos थीटा फिर से मूव कर रहा है तब भी n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। और mg क्या है? कांस्टेंट है, मास ऑफ द गिवन व्हीकल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द गिवन व्हीकल। इस केस में अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि अगर n डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करना चाहिए, और n इंक्रीज करेगा तो f को डिक्रीज करना चाहिए। क्लियर है? अगर इन सारे इक्वेशंस पे ध्यान दें तो ये जो इक्वेशन है वो मेंटेन हो रहा है और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा वो एक क्या है? कांस्टेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द व्हीकल भी फिक्स है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फिक्स है। तो उस हिसाब से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर n इंक्रीज करेगा तो f को डिक्रीज करना पड़ेगा। यही एक वैलिड रीज़न है। इफ n इंक्रीजेस देन f हैज़ टू डिक्रीज, f हैज़ टू डिक्रीज। इसका अपोजिट नहीं हो सकता है, f इंक्रीज नहीं करेगा। आप देख लीजिए, f अगर इंक्रीज करता है और n डिक्रीज करता है, तो f अगर इंक्रीज करता है और n डिक्रीज करता है तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए, अगर f इंक्रीज करता चला जाता है और n डिक्रीज करता चला जाता है तो ये एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये एक कांस्टेंट रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए। देयरफॉर ओनली ये पॉसिबल है कि n इंक्रीज करेगा तो f को डिक्रीज करना चाहिए। मैंने चूंकि इक्वेशन यहाँ पर आया है तो आपको सबको रिलेट करके बता दिया है। तो n अगर इंक्रीज करता है तो f को डिक्रीज करना है, सो कि ये जो है कांस्टेंट रह जाए, सो दैट ये कांस्टेंट रह जाए और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू भी मेंटेन रह जाए। देयरफॉर n ही इंक्रीज कर सकता है और f को डिक्रीज करना होगा, और इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। चूंकि f इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगा और ये रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा इसके डिक्रीज होने के साथ साथ। अब आइए इसके रिजल्ट को भी ज़रा देख लें। ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। रेस्ट के केस को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। डिवाइड कर लीजिए, n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। डिवाइड कीजिए कितने से? n cos थीटा प्लस f sin थीटा। यहाँ पर मैं लिख दूँ अरेंज करके mv² अपॉन r डिवाइडेड बाई mg। कैंसिल आउट। अब ये कितना हो गया? ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई gr या rg। देयरफॉर अगर इसको अरेंज करके लिखें तो v इज इक्वल टू रूट ओवर n साइन थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा प्लस f sin थीटा ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए इनटू gr। ये आपका वेलोसिटी का केस हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चूँकि
स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रहा है इस केस में, तो आप चाहें तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। देयरफॉर कितना लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। ठीक है, यही फॉर्मूला है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, ओके, इनटू जी आर। ये निकाल लीजिए कॉमन करके दोनों में से, ये म्यू एन दोनों में से कॉमन करके निकल गया। ठीक है, तो जब कॉमन होके निकल जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू जी आर। अगर इसे टैन के फॉर्मेट में भी चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, टैन को फॉर्मेट में चेंज। आप इसे डिवाइड कर लीजिए कॉस से, जब कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो v कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और यहाँ पर कितना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज म्यू। यहाँ कितना, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं 1, और ये कितना प्लस म्यू टैन थीटा इंटू जी आर। ये भी टैन थीटा के फॉर्मेट में आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। इट्स ओके। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली इतने के बराबर हो जाए, रूट अंडर जी आर टैन थीटा के बराबर हो जाए, तो इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो आइए चेकआउट कर लेते हैं कि रियली इस केस में जी आर टैन थीटा के केस में फ्रिक्शन ज़ीरो होता है कि नहीं होता है। जब सर्कुलर टर्निंग हो रही है और वहाँ पर आपने बैंकिंग भी कर रखी है और फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया हुआ है, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन आए थे वो, मैं बार बार क्या फिगर बनाऊं, बट यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। दिस इज़ एम कॉस थीटा, दिस इज़ एम जी, और ये चूँकि फ्रिक्शन आपने ये कंसीडर किया हुआ था पहले से, तो ये कितना हो गया था, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। तो उस हालत में दो इक्वेशन आपके पास आया था, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा था एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इसी से आपने निकाल लिया था वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इंटू जी आर। और इसी से और भी आप निकाल सकते हैं, एन को हटा के एफ इज इक्वल टू म्यू एन पुट करके एक और रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है अब कि आप देखिए कि वेलोसिटी और फ्रिक्शन एक साथ रिलेट हो गया है, और ये आप देखिएगा कि वेलोसिटी जब बहुत बढ़ जाएगी नॉर्मल केस से, जितना इसने फिक्स किया हुआ है इसके थ्रू, तो ये जो व्हीकल है वो स्किड करेगी बाहर की तरफ, बाहर करेगी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज कर रही है पहले, तो चूंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है ना एफ एस, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन अगर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगे किससे, जी आर टैन थीटा से ज़्यादा हो जाए, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन लेस होने लगता है, इट विल रिड्यूस, एफ एस विल रिड्यूस। ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, एट v इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर टैन थीटा, इस केस में ठीक है ये कितना हो जाएगा, एफ एस 0 के बराबर हो जाएगा, और जब v क्या होगा, लेस देन जी आर टैन थीटा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एस विल रिवर्स, यानी जिधर अभी लग रहा था उससे क्या हो जाएगा,
एफ एस विल रिवर्स, यानी जिस डायरेक्शन में था उसका ठीक उल्टा। आइए ये केस मैं आपको दिखा दूं, बाकी आप खुद से कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। कब? जब v इज इक्वल टू जी आर टैन थीटा होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी ये फ्रिक्शन 0 के बराबर हो जाता है। ओके, आइए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले चूँकि टैन थीटा के फॉर्मेट में है तो मैं चाहता हूँ कि सभी को टैन थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पर जानबूझ के n को रिमूव करना चाहता हूँ सो दैट कि f आ जाए। तो यहाँ मैं इसमें साइन थीटा से डिवाइड करके लिखना चाहता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस एफ कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, देयरफॉर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r साइन थीटा, और इस केस में मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया? एफ टैन थीटा। ओके, और ये कितना हो गया? एम जी अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सो दैट n रिमूव हो जाए। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, रिमूव हो गया ये। अब f कॉमन ले लीजिए तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, या टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। टैन थीटा प्लस में है, माइनस कॉट थीटा। ओके, यहाँ m कॉमन ले लीजिए तो m चूँकि दोनों में है तो ये कितना हो गया? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r साइन थीटा, और यहाँ m कॉमन ले लिए तो माइनस जी ओपन कॉस थीटा, माइनस जी अपॉन कॉस थीटा। ओके, v का वैल्यू कहाँ डाला है आपने? अभी मैंने लिखा था वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। ये रूट में था, यहाँ पर रूट खत्म। वैल्यू पुट कीजिए, m v स्क्वायर इज आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा। आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, ये देखिए आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। आर से आर कैंसिल, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, देयरफॉर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, देयरफॉर ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चला गया, जी अपॉन कॉस थीटा, और ऑलरेडी जी कॉस थीटा है माइनस में। कितना हो गया? जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा कैंसिल आउट, कितने के बराबर? 0 के बराबर। देयरफॉर ये पूरा टर्म कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर f इनटू दिस ब्रैकेट जो भी है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, वो कितने के बराबर? 0 के। देयरफॉर f कितने के बराबर? 0 के बराबर। देयरफॉर इफ v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, इन दैट केस फ्रिक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ बैंकिंग एज वेल एज फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर v लेस देन जी आर टेन थीटा हो जाता है तो जो भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहले था उसके ठीक रिवर्स हो जाता है। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहला लेते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या करते हैं? एक थ्रेड या स्ट्रिंग से किसी बॉब को लटकाकर ऑफ मास m उसे क्या करते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है ये? हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रहा होता है कुछ इस तरह से, ऐसे मीन्स आप उसे लटकाकर और कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे राउंड 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 घूमता रहता है। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टेंशन हो जाएगा। ठीक है, और ये मास mg, ये उसका नॉर्मल पोजीशन का केस है। जब आप उसे ऐसे हैंग करके घुमा देंगे थोड़ा सा तो वो पूरा सर्कल में ऐसे जाता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, देयरफॉर ये t cos थीटा, और इधर क्या लग जाएगा सेंटर की तरफ?
टी साइन थीटा। तो अब आप देखिए कि जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो टेंशन का कंपोनेंट है जो इस बॉब को इस सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन रख रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, ये उसका रेडियस है और हम लिख देते हैं, और ये लेंथ है दिए हुए स्ट्रिंग का। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, एंड टी कॉस थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बना हुआ है, देयरफॉर टी कॉस थीटा इक्विलिब्रियम के केस में इज इक्वल टू एम जी। अगर डिवाइड कर लें, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। आपने देखा हुआ है कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। क्लियर है। अब एक चीज़ और है कि ये चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी एंगुलर स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट है, तो हम टाइम पीरियड भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और टाइम पीरियड क्या है, इस दिए हुए सर्कमफ्रेंस में जो मूव कर रहा है और प्लस उसकी जो वेलोसिटी है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई आर ऑलरेडी है, और v का वैल्यू आपने कितना निकाला हुआ था, डिवाइडेड बाई आर जी टेन थीटा। 2 पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं यहीं पे, और इसको रूट के अंदर ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा ये रूट के अंदर आने पर, और ये आर जी टेन थीटा। क्लियर। अब ये आर इस स्क्वायर से कैंसिल, 2 पाई रूट ओवर आर अपॉन जी टेन थीटा। क्लियर है। आर देखिए तो यहाँ से ये आर है आपका और ये एल है, तो अगर साइन थीटा के हिसाब से लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर आर डिवाइडेड बाई एल, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसी चीज़ को, t इज इक्वल टू 2 पाई और r का वैल्यू कितना, l साइन थीटा डिवाइडेड बाई g tan थीटा, और 2 पाई tan थीटा को कन्वर्ट कर लीजिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा में, l साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू साइन थीटा, और ये कॉस थीटा डिवाइड में तो वो चला जाएगा यहाँ, कितना हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 पाई रूट ओवर l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, ये आपका टाइम पीरियड निकल गया। ठीक है, आप चाहें तो टाइम पीरियड के थ्रू ओमेगा भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई डिवाइडेड बाई t। t एक बार आपका आ गया है, ये वैल्यू चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एंगल्स में ना लिखा जाए और इसे सिर्फ और सिर्फ दिए हुए लेंथ के वेरिएबल में या रेडियस के वेरिएबल में या जो भी उस तरह का लिखा हुआ है जो फिक्स्ड है उसके हिसाब से लिख दें, वैसे तो थीटा भी यहाँ पर फिक्स माना जा रहा है, तो आप एंगल के भरोसे नहीं चाहते हैं कि वो सिर्फ विदाउट एंगल लिखा जाए, तो आसानी से आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब वहाँ से आप निकाल लेंगे और उस वैल्यू को वहाँ पुट करके आसानी से वो वैल्यू रख देंगे और टाइम पीरियड निकल जाएगा। मतलब कहने का कि आपको दिए हुए सिचुएशन के हिसाब से हर एस्पेक्ट्स को देखने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए या डेवलप कर लेनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और वो है डेप्थ वेल से। आपने अक्सर देखा होगा
कि किसी मौत के कुएं में, वो क्या होता था सर्कस वगैरह में या आज भी उस तरह का जो खेल दिखाने वाले लोग होते हैं वो नुक्कड़ में कहीं कहीं पे दिखाते हैं मार्केट के आसपास। तो उसमें क्या होता है कि एक वेल के अंदर या तो बाइक को घुमा रहे होते हैं बड़ी आसानी से, या फिर खुद ही उसके अंदर दौड़ रहे होते हैं और वो गिरते नहीं हैं नीचे की तरफ, चूँकि ग्रेविटी तो काम कर रही होती है, उसके बाद भी वो फॉल नहीं करते हैं। कुछ इस तरह का सिचुएशन रहता है। मान लीजिए ये एक डेथ वेल है, ठीक है, कौन सा है ये, डेथ वेल। ठीक है, बिल्कुल राउंड एंड राउंड, और इसमें यहाँ से इन करना रहता है और बिल्कुल राउंड राउंड इसमें घूमना रहता है ऐसे, और गिरना भी नहीं है। ये काम आसान नहीं होता है। यहाँ से इन करते हुए आपको अंदर की तरफ जाना है, ओके, और उसके बाद घूमते रहना है। अगर बाइक से भी सवार हैं या साइकिल से भी हैं तो यहीं से इन करना है या यहाँ से इन करना है, किसी भी इस हॉरिजेंटल पोर्शन से इन करके इसमें मेंटेन रखना है आपको, स्लाइड करके नीचे नहीं चला जाना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है, और ये अगर सर्कुलर है बिल्कुल तो ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया तो आप देखिए ये रेडियस यहाँ पर भी होगा। तो आपका एक ये जो काम कर रहा है वो नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन, चूँकि आप स्लाइड करके नीचे की तरफ जा सकते हैं ना, तो फ्रिक्शन कहाँ, वॉल पर कुछ ऐसे, ठीक है, वॉल के कारण आप पर कुछ ऐसे, और ये mg। तो आप देखिए कि आपका सर्कुलर मोशन किसके कारण मेंटेन है, इस नॉर्मल के कारण, यानी यही वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देयरफॉर n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, अगर आप v वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, और f कितने के बराबर, mg के बराबर है यहाँ पर। और f के बारे में आप जानते हैं, दैट इज म्यू इंटू n, mg, n यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, म्यू mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, rg अपॉन म्यू, v इज इक्वल टू रूट ओवर rg अपॉन म्यू। क्लियर है। और अगर म्यू भी निकालना चाहें तो आसानी से आप यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट म्यू इज इक्वल टू rg अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर वेलोसिटी आपने निकाल लिया है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म के केस में आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई r अपॉन v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। तो यहाँ से आप लिख लेंगे कितना, 2 पाई r अपॉन t इज इक्वल टू रूट ओवर rg अपॉन म्यू। इज दैट ओके। अब यहाँ से मैनेज कर लें, मेंटेन कर लें, t को इधर ले जाएं, इसको इधर लेकर चले आएँ। t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई rg अपॉन म्यू, ठीक है। इसको अगर आप सुंदर बनाकर लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, 2 पाई एज इट इज़ छोड़ दीजिए और इसको रूट के अंदर लेकर चले आइए, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, और ये म्यू नीचे था ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर दिस इज हाउ मच, रूट ओवर म्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से आप टाइम पीरियड भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है रोलर कोस्टर से। रोलर कोस्टर, इसमें क्या होता है, रोलर कोस्टर में एक केस ये होता है कि कोई टॉय ट्रेन या कोई इस तरह का वैगन मूव कर रहा होता है और उसे सेफली इस लूप से निकल जाना है। तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट कि वो टॉप पर जाकर भी विदाउट कांटेक्ट छोड़े हुए आसानी से
लूपिंग द लूप कहते हैं उस केस को, लूपिंग द लूप, कि वो वहाँ से सेफली निकल जाए। इस केस में देखिए कि ये क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और इसी डायरेक्शन में mg भी है, और यही दोनों रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड करा रहा है। तो n प्लस एम जी इज इक्वल टू हाउ मच, mv स्क्वायर अपॉन r। अगर दिए हुए लूप का रेडियस r है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, और वो इस सरफेस को छोड़े नहीं। इसका मतलब है कि n जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। n अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट उसने छोड़ दिया, तभी नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। देयरफॉर n कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg इज ग्रेटर देन 0। अरेंज कीजिए, mv स्क्वायर अपॉन r इज ग्रेटर देन mg, m से m कैंसिल आउट, देयरफॉर v स्क्वायर इज ग्रेटर देन rg। क्लियर, देयरफॉर v इज ग्रेटर देन रूट अंडर gr। तो अगर v ग्रेटर देन gr है तो सेफली वो वहाँ से टर्न करके विदाउट कांटेक्ट छोड़े हुए लूप को कंप्लीट कर लेगी। इस लेक्चर को अब यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।